हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं और ये जो टॉपिक है वो ट्वेल्थ क्लास का टॉपिक है। जूलॉजी ट्वेल्थ क्लास का टॉपिक है और वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जो आप मेरे यूट्यूब चैनल को देखेंगे जूलॉजी वर्ल्ड, जिसमें आप देखेंगे कि मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी जो कि 11th एनसीईआरटी की जो हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी वाली यूनिट है वो स्टार्ट की थी। और आज मैं आपको जो है हमारे 12th के स्टूडेंट्स के लिए जो है 12th क्लास का फर्स्ट जूलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो लेकर के आया हूं, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखिए, जब आप 12th बायोलॉजी की बुक देखते हैं तो 12th बायोलॉजी में आप देखेंगे टोटल जो है 16 चैप्टर्स हैं और उसमें जो है फर्स्ट चैप्टर बॉटनी का है। फर्स्ट जो यूनिट है उसमें आप देख सकते हैं कि वो रिप्रोडक्शन नाम से है यूनिट, और उसमें आप देखेंगे कि एक है ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि बॉटनी से रिलेटेड चैप्टर है। देन रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वो भी बॉटनी का ही टॉपिक आता है। और जो हमारे जूलॉजी के जो नेक्स्ट दो जो चैप्टर्स हैं, 3rd नंबर और 4th नंबर चैप्टर, जो कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 3rd नंबर चैप्टर, जो कि है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और जो 4th चैप्टर हम पढ़ेंगे, जो इसके जस्ट नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे, वो होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जो रिप्रोडक्शन की जो यूनिट है उसमें हमें जूलॉजी से रिलेटेड 2 चैप्टर्स कवर करने हैं स्टूडेंट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अच्छा, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपनी जगह पर ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आप देखेंगे कि पर ईयर जो नीट का जो पेपर है, नीट एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से 2 to 3 क्वेश्चंस आराम से जो है वो पढ़ जाते हैं। तो ये काफी लेंथी चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको हमें डिटेल में अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इसको अगर आपने वीक छोड़ दिया तो जो है हम कह सकते हैं कि नीट में आपको 2 से 3 क्वेश्चंस का जो है वो लॉस हो सकता है। अच्छा, इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और उस रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी आपको 1 to 2 चैप्टर क्वेश्चंस जो है एटलीस्ट मिल जाएंगे। तो अगर मैं पूरी इस यूनिट की बात करूं, अगर मैं बॉटनी वाले चैप्टर्स को छोड़ दूं, तो आप देखेंगे जूलॉजी के जो 2 चैप्टर्स हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उनसे कम 4 से 5 क्वेश्चंस बनने फिक्स हैं। मतलब आप देख लीजिए कि आपके 20 नंबर जो है, 16 से 20 नंबर जो है वो पक्के हो जाते हैं अगर आप ये जो पूरे की पूरी यूनिट है उसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर 12th एनसीईआरटी का। अच्छा, जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो नाम से ही पता चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? फर्स्ट पॉइंट हमारे माइंड में आता है कि रिप्रोडक्शन क्या है। अब बॉटनी में जब आप रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं और या फिर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ते हैं, तो आपको बताया जाता है कि रिप्रोडक्शन क्या है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें उनमें एक प्रॉपर्टी होती है, उनमें एक कैरेक्टर होता है कि वो अपने जैसे जो है वो ऑफस्प्रिंग्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो अपनी जैसी जो है संततियों का जो है निर्माण कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। और इसी गुण को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? उसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन, प्रजनन। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रजनन या फिर जनन कहते हैं। वापस से सुनिए कि ये एक ऐसा गुण है या फिर ऐसी प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जीवित जीवों की, जिसके द्वारा वो अपने समान संतति, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रिप्रोडक्शन बोलते हैं, प्रजनन या जनन कहते हैं। अच्छा, आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है, वो 2 प्रकार का होता है। एक आप पढ़ते हैं अलैंगिक जनन, जिसे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और एक आप पढ़ते हैं लैंगिक जनन, जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या डिफरेंस होता है दोनों में स्टूडेंट्स? जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक जनन होता है, उसमें तो हम कहते हैं कि जो जीव है वो अपने समान संतति उत्पन्न करता है और एक अकेला जीव या प्राणी ही उसमें भाग लेता है, और जो बनने वाली संतति होती है वो अपने जनक के आनुवांशिक रूप से तो समान होती है, साथ साथ में आकारिकी रूप से भी समान होती है। तो अलैंगिक जनन के फलस्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वो अपने जनक के बिल्कुल समान होती है, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलरिटीज रखें, चाहे वो जिसको हम बोल सकते हैं जेनेटिकली सिमिलरिटीज रखें। अच्छा, फिर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो बनने वाली ऑफस्प्रिंग होती है उसको हम एक और वर्ड से जानते हैं, उसे हम क्लोन भी कहते हैं। तो क्लोन का मतलब क्या हो गया? एकदम
एक जैसा जो हो गया, जो कि दो अगर हम ऑर्गेनिज्म देखें वो दोनों एक दूसरे के सेम दिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, क्लोन बोल सकते हैं, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकली आकारिकी या फिर जेनेटिकली आनुवंशिक रूप से समान हो। बट यहां पर हम कहते हैं कि जो दूसरा जो पार्ट होता है, दूसरा जो टाइप होता है रिप्रोडक्शन का, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो लैंगिक जनन होता है वो डिफरेंट होता है। उसमें आपको पता है कि दो ऑर्गेनिजम्स पार्टिसिपेट करेंगे, दो जीव होने चाहिए उसमें, और उसमें कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ घटनाएं होती हैं जिसके फलस्वरूप, जिसमें हम इंपॉर्टेंट एक घटना देखते हैं युग्मकों का संलयन। तो अलैंगिक जनन में तो युग्मकों का संलयन नहीं होता, जबकि जो लैंगिक जनन होता है स्टूडेंट्स उसमें जो है युग्मक निर्माण होते हैं, गैमेटोजेनेसिस होता है, मेल में स्पर्म्स बनते हैं, फीमेल में ओवम बनता है, और दोनों का जो है वो फ्यूजन होता है, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, एंड आफ्टर दैट जाइगोट फॉर्मेशन होता है। और हम देखते हैं उस जाइगोट में या फिर नया बनने वाला जो ऑफस्प्रिंग होता है उसमें 50% कैरेक्टर्स अपने फादर के या फिर मेल जो पेरेंट है उसके होते हैं, और 50% कैरेक्टर्स जो है वो फीमेल पेरेंट के होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें बनने वाली ऑफस्प्रिंग में थोड़ी बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं एज कंपेयर टू देयर पेरेंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट बाकी डिफरेंसेस आप जो है वो बॉटनी में पढ़ते ही हैं कि कौन सा जो है बेटर है, जिसको हम बोल सकते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन, उद विकास में जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान होता है। आगे हम 12th में ही 7th चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन आगे हम पढ़ेंगे, उसमें हम देखते हैं कि उद विकास के लिए एक और आवश्यक घटक होता है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए, ये तो मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, मेन चैप्टर पर, वो क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो 12th का जो 3rd चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो अब आपको पता है कि जो ह्यूमन है उसमें किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है स्टूडेंट्स। तो अब हम यहाँ पर इंट्रोडक्टिव बात मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं इंट्रोडक्शन, दैट इज इंट्रोडक्शन, परिचय। इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है उसमें हम देखें तो क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ह्यूमन में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है। तो ह्यूमन पता है आपको कि सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग एनिमल होता है या फिर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ह्यूमन में कैसा रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है। देखिए, इंपॉर्टेंट बात है कि जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें इंट्रोडक्शन जो मैं सेगमेंट ले रहा हूं वो कहां से ले रहा हूं स्टूडेंट्स, जो एनसीईआरटी के इस चैप्टर की जो पहले पैराग्राफ है, स्टार्ट होते ही पहला पैराग्राफ है उसमें से। तो ईच एंड एवरी जो टॉपिक है या फिर जो लाइन है वो हम एनसीईआरटी से लेंगे। एक्स्ट्रा क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताता चलूंगा। तो ह्यूमन में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है स्टूडेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन होता है। अच्छा, दूसरी बात एनसीईआरटी में एक और दे रखी है कि ह्यूमन जो है और किस प्रकार का प्राणी हम कह सकते हैं, वो हो सकता है जिसको हम बोल सकते हैं विविपेरस, विविपेरस। हिंदी में इसको हम बोलते हैं सजीव प्रजक। तो मानव कैसा प्राणी है, जिसको हम बोलते हैं विविपेरस, सजीव प्रजक, जिसको हम जरायुज भी बोल सकते हैं। मतलब क्या होता है इसका स्टूडेंट, कि अपने समान संतति को जन्म देना। बहुत से ऐसे एनिमल्स आप देखते हैं जो कि ओविपेरस होते हैं, इट मींस दे आर एग लेइंग एनिमल्स, और उसके बाद में जो आगे का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो कहां पर होता है, फीमेल बॉडी के बाहर होता है। जबकि जो सजीव प्रजक होते हैं, विविपेरस होते हैं, उसमें हम देखते हैं कि जो फीमेल बॉडी के अंदर जो है वो फिटस का या फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, और वो अपने जैसे ही जो है ऑर्गेनिजम्स को या फिर एनिमल को सीधे बर्थ देते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, विविपेरस बोलते हैं। चलिए, ये दो इंपॉर्टेंट बातें याद रखें, ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ह्यूमन जो है वो विविपेरस एनिमल्स की कैटेगरी में आता है। अच्छा, अब हम देखें कि जो ह्यूमन में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो कौन कौन से इवेंट्स हैं। तो इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देख लेते हैं। तो यहां पर मैं नेक्स्ट हेडिंग डालने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, दैट इज इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर कई बार क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। हम 0 से स्टार्ट होकर के एंड तक जा रहे हैं। चलिए, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फर्स्ट इवेंट आता है स्टूडेंट, उसे हम बोलते हैं
गैमेटोजेनेसिस। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका फर्स्ट इवेंट आता है स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस हिंदी में इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसे हम बोलते हैं युग्मक जनन। तो सबसे पहला इवेंट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? युग्मकों का निर्माण। आपको पता है मेल में स्पर्म्स, मेल में स्पर्म्स होते हैं वो मेल गैमेट कहलाते हैं, और फीमेल में ओवम जो कि फीमेल गैमेट्स कहलाते हैं। और एक पर्टिकुलर टाइम या फिर पर्टिकुलर एज अटेन करने के बाद में ही मेल में या फीमेल में गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट हो सकता है। हम देखते हैं उस एज को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? प्यूबर्टी बोलते हैं। आगे मैं आपको प्यूबर्टी की एग्जैक्ट डेफिनेशन बताऊंगा, जिसमें जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर डेवलप हो जाते हैं और मेल और फीमेल में गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। उस पर्टिकुलर सर्टेन एज पीरियड को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? उसे हम प्यूबर्टी बोलते हैं। अच्छा, गैमेटोजेनेसिस जब होता है तो मेल में स्पर्म्स बनते हैं और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? स्पर्मेटोजेनेसिस। उसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। तो मेल में स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है। ऐसे ही हम देखते हैं फीमेल में, जिसको हम बोलते हैं ओवम बनता है, ओजेनेसिस या oogenesis बोलते हैं इसको। तो ये कहलाता है oogenesis। तो मेल में तो स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल में oogenesis होता है। और इस प्रोसेस को कलेक्टिवली हम क्या कह देते हैं स्टूडेंट्स? उसे हम बोल देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस बोल देते हैं। चलिए, आफ्टर गैमेटोजेनेसिस जो नेक्स्ट इवेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो क्या होता है स्टूडेंट्स? हम कहते हैं कि अब स्पर्म्स बन रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। अब ये स्पर्म्स जो है वो सेमाइनल प्लाज्मा के साथ में मिक्स होकर के सीमन का प्रोडक्शन, सीमन का फॉर्मेशन करते हैं। और ये सीमन जो है या फिर स्पर्म्स जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर आते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉपुलेशन। मैथुन के दौरान ये बाहर आते हैं और वो प्रवेश कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो अगला स्टेप कौन सा आता है स्टूडेंट्स आफ्टर गैमेटोजेनेसिस? उसको हम बोल सकते हैं, वो आता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज द ट्रांसफर ऑफ सीमन और स्पर्मेटोजोआ इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। उसे हम क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन बोलते हैं। इंसेमिनेशन का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स और स्पर्मेटोजोआ इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। अच्छा, इंसेमिनेशन हो गया, स्पर्म्स को आपने हम देख रहे हैं कि ट्रांसफर कर दिया कहां पर? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर दिया। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ये जाएंगे कहां पर? फेलोपियन ट्यूब में जाएंगे, और जिसको हम ओविडक्ट भी बोल सकते हैं। और वहां पर जाकर के क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेट्स का मतलब स्पर्म्स और ओवम का क्या हो जाता है? फ्यूजन हो जाता है। और फ्यूजन के प्रोसेस को क्या कहते हैं स्टूडेंट? उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो अगला स्टेप कौन सा होता है आफ्टर इंसेमिनेशन? उसे हम बोलते हैं स्टूडेंट्स फर्टिलाइजेशन। इसको हिंदी में हम बोलते हैं निषेचन। तो ये चीज आती है, अगला स्टेप होता है फर्टिलाइजेशन। तो देखिए, मेल स्पर्मेटोजोआ, मेल गैमेट्स ऑफ स्पर्मेटोजोआ जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रैवल करते हुए फेलोपियन ट्यूब पर पहुंचे, और फेलोपियन ट्यूब में आपको एक पार्ट मिलेगा दैट इज कॉल्ड एम्पुला एंड स्थमस। और एम्पुला स्थमस जंक्शन पर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब फ्यूजन होता है गैमेट्स का, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और आपको पता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू जो स्पर्म बन रहे हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड मींस उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं। ऐसे oogenesis के थ्रू जो ओवम बना है वो भी हैप्लॉइड होता है और उसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं। दोनों ही n सेल्स होती हैं। जब n सेल्स फ्यूज हो जाती हैं तो वो 2n सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं और फर्टिलाइजेशन के थ्रू एक चीज बन जाती है स्टूडेंट्स, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। तो अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट से कौन सी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट्स? दैट इज कॉल्ड जाइगोट। और जाइगोट हमेशा कैसा होता है? वो होता है डिप्लॉइड, दैट इज 2n। तो यहाँ पर 2n स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन के बाद का क्या स्टेप होगा? जाइगोट बन जाता है स्टूडेंट्स, और जाइगोट जो है फेलोपियन ट्यूब से मूव करते हुए यूट्रस की तरफ आने लगता है। और इस दौरान जो है उसमें आप देखेंगे बहुत सारे जो है, अच्छा जाइगोट कौन सी सेल है स्टूडेंट? ये एक सिंगल सेल होती है, इसमें केवल ये एक ही कोशिका की बनी है।
तो अब धीरे धीरे इस कोशिका में क्या होने लगते हैं, डिविजन्स होने लगते हैं। कौन से, माइटोटिक डिविजन्स होने लगते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद का जो स्टेप होता है जिसको हम बोलते हैं क्लीवेज, इसको हिंदी में हम बोलते हैं विदलन। और विदलन का रिजल्ट क्या है, अब जाइगोट जो कि 1 सेल स्ट्रक्चर थी अब वो किस में कन्वर्ट होने लगती है, 1 से 2 सेल में, 2 से 3 सेल में, देन 4, देन 8, देन 16 और उसके बाद में बहुत सारी सेल्स में सो ऑन वो कन्वर्ट होती रहती है, मतलब मल्टी सेलुलरिटी आने लगती है। और उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्लीवेज बोलते हैं। अच्छा, क्लीवेज होगा और क्लीवेज के बाद में एक स्ट्रक्चर बनती है। अच्छा, आप अगर ध्यान दें तो एक स्ट्रक्चर बनती है 8 to 16 सेल स्टेज आती है इसमें। पहले क्या बना, एक सेल थी जाइगोट, जाइगोट में जो है माइटोटिक डिवीजन हुआ, क्लीवेज हुआ और वो बन गया 2 सेल स्टेज में, देन 3 सेल स्टेज में, देन 4 to 8 एंड देन 16 सेल स्टेज। तो 8 to 16 सेल स्टेज को हम एक नाम देते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज मोरूला। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन जाती है मोरूला, एक सॉलिड स्ट्रक्चर होती है ये। तो यहाँ पर एक सॉलिड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको हम बोलते हैं मोरूला। अच्छा, उसके बाद में जो है मोरूला के बाद में एक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टूला। बट आपको एक चीज याद रखनी, आगे मैं बताऊंगा आपको कि ह्यूमन में ब्लास्टूला बनता है बट उसको ब्लास्टूला नहीं कहते, उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट, यहाँ पर नीट में भी आपको एनसीईआरटी में भी ये चीज दे रखी है कि ब्लास्टोसिस्ट क्या होती है। तो ह्यूमन का जो ब्लास्टूला होता है दैट इज कम्स आफ्टर मोरूला स्टेज, उसको हम बोलते हैं ब्लास्टूला। और ह्यूमन के ब्लास्टूला को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। और ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है उसी का आगे जाकर के क्या होता है, यूट्राइन वॉल से ये जुड़ जाता है, कनेक्ट हो जाता है, उसमें एम्बेडेड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो अब क्लीवेज हो रहा है, क्लीवेज के बाद में जब ब्लास्टोसिस्ट बन चुका है तो अगला स्टेप कौन सा होगा स्टूडेंट्स, इम्प्लांटेशन। तो यहां पर अगला जो स्टेप आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स का, उसे हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन क्या है स्टूडेंट्स, इट इज अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टूला और ब्लास्टोसिस्ट इन केस ऑफ ह्यूमन, it is attachment of blastula with the uterine wall, it is called implantation। अच्छा, यूट्राइन वॉल से जुड़ा क्यों वो स्टूडेंट्स, ताकि आगे जाकर के उसका डेवलपमेंट, फर्दर डेवलपमेंट हो सके और वो फीटस, एम्ब्रियो से फीटस में कन्वर्ट हो सके और उसको प्रॉपर नरिशमेंट मिल सके, न्यूट्रिशन मिल सके, क्योंकि आगे जाकर के प्रॉपर डेवलपमेंट कहाँ होना है, यूट्रस में ही होना है, गर्भाशय में होना है, इसलिए उसका क्या होता है स्टूडेंट्स, इम्प्लांटेशन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन में इम्प्लांटेशन कब होता है, तो ह्यूमन में इम्प्लांटेशन होता है आफ्टर 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद में, 7 days का जो गैप रहता है उसके बाद में क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है, वो यूट्राइन की इनर वॉल से, जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, उसके साथ में अटैच हो जाता है। चलिए, जब इम्प्लांटेशन हो गया और इम्प्लांटेशन के बाद में उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, प्रॉपर उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो अब जो अगला पीरियड आ जाता है जिसको हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड, तो उसे हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड, या फिर इसको आप एक और नाम से जान सकते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर अगला स्टेप आ जाता है, वो कहलाता है गेस्टेशन पीरियड। अगर आपको पता हो ह्यूमन में कितना होता है गेस्टेशन पीरियड, तो वो अराउंड 9 month का जो है वो गेस्टेशन पीरियड ह्यूमन बींग्स में होता है। अच्छा, गेस्टेशन हो गया मतलब प्रॉपर जो है वो फीटस का या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो चुका है और अब वो आफ्टर 9 month जो है वो बर्थ लेने के लिए तैयार है। तो अगला जो स्टेप होगा, लास्ट स्टेप होगा, जिसको हम क्या कह देते हैं स्टूडेंट्स, पार्चुरेशन। तो यहाँ पर लास्ट स्टेप आता है पार्चुरेशन। तो लास्ट स्टेप में आपको देखने को मिलेगा चाइल्ड बर्थ हो जाता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ, जिसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन, इसको हिंदी में कहते हैं प्रसव। तो अब 9 month के बाद में पार्चुरेशन हो जाता है और पार्चुरेशन का मीनिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ। तो चाइल्ड बर्थ का जो प्रोसेस होता है वो पार्चुरेशन कहलाता है।
और स्टूडेंट्स आपको पता हो तो यहाँ पर एक हार्मोन हेल्प करता है जो कि यूट्रस की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, और वो हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पार्चुरेशन में। तो ये मैंने आपसे डिस्कस किए जो पूरे के पूरे इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। फर्स्ट गेमेटोजेनेसिस, और गेमेटोजेनेसिस मेल में होता है तो उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस क्योंकि वहां पर स्पर्म्स बनते हैं। देन ओजेनेसिस, ओजेनेसिस जो है वो फीमेल में होता है और इसमें ओवम बनता है। दोनों ही हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होती हैं, एन स्ट्रक्चर्स होती हैं। बाद में हम देखते हैं कि जो मेल जो है वो इंसेमिनेट करता है सीमन को या स्पर्म्स को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉपुलेशन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ स्पर्मेटोजोआ इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। उसके बाद में मेल और फीमेल गैमेट्स स्पर्म और ओवम का हो जाता है फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन हो जाता है जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन के रिजल्ट से, फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट से डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती है जो कि होती है जाइगोट। अब जाइगोट में क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे माइटोटिक डिवीजन होने लगते हैं जिससे किसका फॉर्मेशन हो जाता है, इससे मॉरुला बनता है, देन ब्लास्टुला बनता है। और ह्यूमन के ब्लास्टुला को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उसे हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। अब ब्लास्टोसिस्ट जब बन जाएगा, इस पूरे टाइम पीरियड में 6 से 7 दिन लगेंगे, और ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद में उसका यूट्राइन वॉल में क्या हो जाएगा, इनर वॉल में उसका अटैचमेंट हो जाएगा, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन क्यों है स्टूडेंट्स, ताकि यूट्राइन वॉल से जुड़े वहां पर उसको प्रॉपर जो डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन या फिर ऑक्सीजन अवेलेबल हो पाए, उस सभी के लिए। अच्छा, इम्प्लांटेशन के बाद में स्टार्ट होता है गेस्टेशन पीरियड जो कि ह्यूमन में अराउंड 9 मंथ का होता है, और आफ्टर 9 मंथ जो है चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस देखा जाता है जिसको क्या कहा जाता है, उसे पार्चुरेशन कहा जाता है। तो ये मैंने स्टेप्स बता दिए आपको, इवेंट्स बता दिए ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। फ्रेंड, जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास जरूर अटेंड करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कल मिलते हैं स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।